नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। सब यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर इस बार उपचुनाव में क्या कुछ होगा, किसका पलड़ा भारी रहेगा और कौन किसको पटखनी देगा। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2 विधानसभा सीटों की। हम बात करेंगे रामगढ़ की और हम बात करेंगे तरारी की। आपको भी बताएंगे कि आखिर इन दोनों सीटों से क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं, वहां का जातीय समीकरण क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ संकेत मिल रहा है और कौन किस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइए फिर इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। इस मुद्दे पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सबसे पहले रवि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, एक एक सीट पर हम बात करेंगे, लेकिन शुरू करेंगे हम लोग रामगढ़ से। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर रामगढ़ का जातीय समीकरण क्या कुछ कहता है। देखिए, रामगढ़ में जातीय समीकरण वहां पर ठाकुरों का वोट है। हम्म। ठाकुर समाज का वहां पर अच्छी खासी पकड़ है और वहां पर रविदास की भी पकड़ है। जी। मुस्लिम भी है वहां पर। इसके अलावा आप चलिएगा तो वहां पर आपको अन्य भी जाति, रविदास है, यादव भी है वहां पर। यादव भी अधिक संख्या में वहां पर हैं। ठीक है। राजपूत हमने बता ही दिया, मुसलमान है। और यह सब की जो निर्णायक भूमिका इन लोगों की होती है वहां पर। यानी कि ये लोग डिसाइडिंग रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। और देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, हाँ हाँ। रामगढ़ जो है वह 1985 1985 से ही वह आरजेडी के का वो गढ़ रहा है। तो वो वहां पर आप कहीं ना कहीं यह जो इस बार का जो उपचुनाव हो रहा है, यह बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा, लिटमस टेस्ट आरजेडी के लिए है अपने किला को बचाने की। अच्छा। जी, क्योंकि आप देखिएगा कि लोकसभा चुनाव का परिणाम भी देखिए आरजेडी के पक्ष में रहा यहाँ। बिल्कुल। तो ये अपने किला को किस तरीके से, और देखिए इतना ही यानी नहीं, कि बक्सर से जीत गए थे सुधाकर सिंह जी। और देखिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के अब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि 1985 से ही यह जो है सो आरजेडी का यह किला रहा है। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि रामगढ़ की जो सीट है वो राजद के लिए प्रतिष्ठा वाली सीट है। और प्रतिष्ठा वाली सीट क्यों है, इसके भी कई सारे वजूहात हैं रवि जी। देखिए, निश्चित रूप से वो अब हम जो बात कर रहे हैं वहां पर, तो आरजेडी को देखिए, एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को खोने के लिए वहां पर नहीं है। ये कैसे अपने किले को बचाएंगे आरजेडी, इस पर इनको सोचना है। इंडिया ब्लॉक को, महागठबंधन को, ये किस तरीके से अपने किले को, जो इनका दुर्ग बना हुआ है, इसमें कोई सेंधमारी नहीं, कुछ नहीं। तो इस बार एक बड़ी चुनौती यहाँ पर, बड़ी चुनौती है रामगढ़ सीट पर। समरीन, आप ये समझ लीजिए कि इस बार ट्रायंगुलर फाइट होता हुआ दिख रहा है। और ये जो ए टू जेड की बात आरजेडी करते हैं कि ए टू जेड की पार्टी है, तो यह ए टू जेड को इनको इस बार के उपचुनाव में इनको प्रमाणित करना होगा, एस्टेब्लिश करना होगा कि ए टू जेड इनके साथ है कि नहीं, इनके साथ है कि नहीं ए टू जेड। क्योंकि आप देखिए जनसुराज से जो उम्मीदवार है, जनसुराज के उम्मीदवार कौन है यहाँ से, आप वहाँ जनसुराज के उम्मीदवार यहाँ पर सुशील कुशवाहा है, कुशवाहा समाज से है। तो ऐसे परिस्थिति में आप देखिएगा कुशवाहा का वोट किधर जाता है, यह भी देखने वाली बात है। और इनके कोर वोटर में ही जो यादव कहा जाता है, यादव में सतीश यादव बहुजन समाज पार्टी से खड़ा है वहां पर। यानी कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर त्रिकोणीय लड़ाई नहीं है बल्कि चतुष्कोणीय लड़ाई है। निश्चित रूप से आपके कोर वोटर में ही यादव से जब वहां खड़े हैं, तो यह कैसे अपने किला को बचाएंगे, यह हमको भी समझना पड़ेगा वहां। क्योंकि देखिए बॉर्डरिंग स्टेट है वो, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मायावती की पार्टी है। और वो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ वो इलाका होता है। वहां की बोल चाल, रहन सहन, खान पान, शादी विवाह, सब कुछ आपको उत्तर प्रदेश की तर्ज पर रामगढ़ में होता है। इसको आप मानिए नहीं मानिए वो अलग विषय है, लेकिन आप अगर ग्राउंड जीरो पर हम लोग जो देख करके आए हैं
वहां पर वही वहां की भाषा शैली, बोलचाल, रहन सहन, खान पान सब कुछ उत्तर प्रदेश से, क्योंकि वो लगा हुआ इलाका है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अभी आपने जिक्र किया रामगढ़ का, तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिर रामगढ़ का इतिहास क्या कुछ बताता है, क्योंकि इतिहास खुद की ही गवाही दे रहा है। रवि जी, क्या कुछ बताता है रामगढ़ का देखिए, इतिहास? हम लोग पिछले 3 विधानसभा की अगर बात जी करें जी जी, तो वो 2010, 2015 और 2020 विधानसभा चुनाव बिल्कुल। क्या हुआ था? हाँ, क्या हुआ था, जी, तो वहां पर 2010 में हम्म, अंबिका यादव, वही अंबिका यादव जो इस बार उनके भतीजे सतीश यादव बहुजन समाज पार्टी मायावती के टिकट पर हाथी से सवार होकर के वहां घूम रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये और यादव हैं, इस हाँ, बात को समझना पड़ेगा। ठीक है, और वो अंबिका यादव, अंबिका यादव पूर्व एमएलए रहे हैं। जी, 2010 में वहां से वह आरजेडी से ही से वो रहे हैं, हम्म, और वह कहीं न कहीं शागिर्द भी रहे हैं जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हीं की पाठशाला से वह निकले भी हैं। उन्हीं की पाठशाला से निकले अंबिका हैं। यादव, जी यही हम जी बताना जी, चाह रहे हैं। तो हाँ, यह हर चीज वो इधर उधर की बात सब कुछ समझ रहे हैं वो। ठीक है, तो इसलिए ठीक अपने है, भतीजे जब उनके सतीश यादव जो लड़ रहे हाँ हैं, हाँ, तो क्या वहां पर वो क्या खेल होगा? ये समझा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो अब देखिए, 2010 की बात आप कर रहे हाँ, तो थे। 2010 में बता जी दें, जी, 2010 में वही वहां से जीते थे। ठीक है, और राजद की टिकट पे, राजद की टिकट से वहां से अंबिका यादव वहां से हम्म, आरजेडी से जीते थे। 31,000 वोट ठीक है, उनको मिला था। दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान पर हम्म अशोक सिंह लड़े थे, निर्दलीय हम्म, अशोक सिंह, जी, वही अशोक सिंह जो भारतीय जनता पार्टी से इस इस बार बार उम्मीदवार है, उस बिल्कुल, बार लड़ रहे हैं। यह निर्दलीय 27,1800 वोट उनको मिला था। ठीक है, दूसरे स्थान पर रहे थे। जी जी सुधाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी से लड़े थे। वही सुधाकर सिंह तो अभी प्रेजेंट जी, एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। जगदानंद सिंह के पुत्र जो अब एमपी हो चुके हैं, वो बिल्कुल। बीजेपी की टिकट से लड़े थे 2010 में, और तीसरे और पैदान पर थे। तीसरे पैदान पर थे, बिल्कुल जी, 18,351 मत उनको मिला था। उसी तरह से देखिए, बहुजन समाज पार्टी उस समय चौथे चौथे स्थान पर थी। जी, प्रभावती देवी लड़ी थी, रामगढ़ की रहने वाली ठीक है। है, प्रभावती देवी को हम ठीक है, जानते भी जी, हैं बेहतर ढंग से। हाँ, तो प्रभावती देवी 17,300 मत मिला था, वो चौथे स्थान पर हम्म, रही थी। तो वो देखिए वहां पर ये वो तो हुई 2010 2010 की बात, अब 2015 में 2015 चलिए। जी, 2015 में अशोक सिंह जो हम्म अभी प्रेजेंट भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, वही अशोक सिंह वहां से लड़े थे। ठीक है, तो वो भारतीय जनता पार्टी से वह जीते, विजयी हुए थे। 57,500 के आसपास उनको वोट मिला था। ठीक है, एक नंबर पर जी, अंबिका सिंह लड़े थे हाँ आरजेडी हाँ से। हाँ, तो वो लड़े थे, उनको 49,490 मत मिला था। दूसरे स्थान पर रहे दूसरे थे। स्थान पर, जी, और इसी तरह से प्रमोद सिंह उर्फ हम्म, पप्पू सिंह जी, बहुजन समाज पार्टी से लड़े थे, उनको 35,726 हम्म, मत मिला था। तीसरे पैदान पर रहे थे। ठीक है, ये ठीक देखिए, हम है, बता रहे हैं किस तरीके से। 2015 की बात हाँ, कर रहे हैं आप, 2015 जी की। जी बिल्कुल। अब देखिए 2020 में, 2020 में क्या हुआ था? वही जी, 2020 में सुधाकर सिंह जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हम्म वह जो है सो लड़े थे आरजेडी से। 58,083 मत उनको मिला था। हम्म, वो एक नंबर पर रहे थे, ठीक वही है, विजयी हुए ठीक थे। है, और अंबिका सिंह जो भारतीय जी, बहुजन समाज पार्टी से थे, जी, वो जो है सो दूसरे स्थान पर रहे थे। 2020 में वह 57,894 मत मिला था उनको। ठीक है, तो देखिए जी, कितना जो है सो मामूली अंतर से बहुजन समाज पार्टी के बिल्कुल, बिल्कुल, प्रत्याशी बिल्कुल, वहां से उनकी हार हुई थी। और तीसरे स्थान पर अशोक सिंह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के जो भी एट प्रेजेंट उम्मीदवार हैं, वह उनको 56,084 मत मिला था। ठीक है, तो ये देखिए वहां हाँ, पर जो समीकरण है उसको कैसे साधिएगा, यह एक बड़ी बात है। क्योंकि कुशवाहा समाज से आपको जन सुराज के संस्थापक जन सुराज प्रशांत किशोर की पार्टी ने वहां से उम्मीदवार बनाया है। तो बिल्कुल, यह एक बिल्कुल, बड़ी चुनौती है। जी, हालांकि लेकिन आरजेडी, इतिहास देखकर, अभी आपने रिकॉर्ड्स बताया, अभी आपने आंकड़ों से समझाया हमें, क्या समझ में आ रहा है, क्या लग रहा है, क्या खेल हो जाएगा रामगढ़ में? देखिए, एक बड़ी चुनौती है बड़ी कुशवाहा चुनौती, वोट को अपने पाले में करना, हम्म यादव वोट को अपने पाले में करना। और देखिए, कुशवाहा हम्म वोट निश्चित रूप से एनडीए के कई स्टॉलवर्ड नेता, बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं। हम्म, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हैं, जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उनके फोल्ड में, एनडीए फोल्ड में है, हम्म, उपेंद्र कुशवाहा हैं। ऐसे कई सारे नेता हैं। अब देखिए, अब वो, हम्म, लेकिन जन सुराज भी जो है सो स्ट्रेटेजिकल मूव कर रहा है, कर रहा है, निश्चित रूप से। जी, तो वो कैसे में कहां डेंट लगेगा, हाँ, ये इस यही तो बार मैदान में उम्मीदवार कौन कौन है रवि जी? इस कौन कौन है रामगढ़ में पहलवान? देखिए, रामगढ़ में जी, पहलवान अशोक सिंह है। बिल्कुल, वो बीजेपी यानी कि एनडीए के हाँ, उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। बिल्कुल,
महागठबंधन के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार अजीत सिंह है, सुधाकर सिंह जो के भाई जगदानंद सिंह के बेटे, बिल्कुल, जी। तो वो है, और तीसरे उम्मीदवार हैं जनसुराज के सुशील कुशवाहा, और चौथे उम्मीदवार भी हैं मैदान सतीश यादव, बिल्कुल बहुजन बसपा समाज, से हाथी पर सवार होकर आ रहे हैं, सवार होकर के आए हैं, और वो अंबिका यादव के भतीजे हैं। यही हम बताना चाह रहे हैं। हम जो बात कहना चाह रहे हैं इसको समझने और समझदारी से समझने पर सब कुछ आपको पूरी तरह से क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। अच्छा, खबर तो ये भी मिल रही है कि राजद रामगढ़ को लेकर बहुत सीरियस हो गई है, यानी कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो कैंप करेंगे रामगढ़ में। देखिए, निश्चित रूप से जो हम प्रतिष्ठा की बात है, जो चुनौती ना कट जाए। बिल्कुल, देखिए कुशवाहा जो जनसुराज की ओर से उम्मीदवार मिला है, तो ऐसे में लोकसभा के चुनाव में आरजेडी महागठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से कितने कुशवाहा उम्मीदवार थे, तो वह कुशवाहा को वोटरों को साधने की ही कवायद थे। तो इसी लिहाज से हम करें, अपने किला को, अपने दुर्ग को बचाने के लिए महागठबंधन आरजेडी को वहां पर बड़े बड़े स्टालवर्ट, जो बड़े बड़े नेता हैं, स्टार प्रचारक के रूप में वहां पर कैंप करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये एक बात है। और भारतीय जनता पार्टी भी देखिए, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल लगातार वहां कैंप कर रहे हैं, जा रहे हैं, और श्रम संसाधन मंत्री जो भारतीय जनता पार्टी से हैं वह भी वहां पर। और हमें ये भी सोचना होगा कि ये वही रामगढ़ सीट है जिसको लेकर के जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कही थी, बड़ी भविष्यवाणी की थी, और साफ साफ कह दिया था कि जगदानंद सिंह के पुत्र अजीत सिंह पहला दूसरा तो भूल जाइए, तीसरे या फिर चौथे स्थान पर रहेंगे। आपको ये मुमकिन लगता है रवि? देखिए, जो या कुछ भी बोल दिया हवा में प्रशांत किशोर हवा में कोई बात नहीं बोलते हैं जी। यह जो आप जो आंकड़ा देखिएगा, जो विधानसभा का जो गणित देखिएगा, तो वह निश्चित रूप से आपको फिर नहीं, ऐसा नहीं कि पिछले वाला जो कालखंड है वैसा हो जाए आपको। इससे भी प्रशांत किशोर कोई बात जब कहते हैं तो वह कुछ गणित को, और देखिए चुनावी रणनीतिकार रहे हैं, उनको रणनीति हवा में नहीं कहते। चलिए ये बताइए कि रामगढ़ में क्या लगता है, कौन किस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी जो स्थिति जो छन करके आ रही है, आप खुद ग्राउंड जीरो पर गई थी, आप खुद ग्राउंड जीरो से आ रही हैं, तो समरीन आप बेहतर ढंग से समझ रही है कि वहां पर क्या सिचुएशन टर्न ले रहा है। मिनट मिनट में सब कुछ सिचुएशन आपको, यानी कि आप यही कह रहे हैं कि कांटे वाली टक्कर बिल्कुल है। बिल्कुल प्रशांत किशोर कांटे वाली टक्कर है। चलिए अब हम अगली आनंद मिश्रा वहां पर कैंप कर रहे हैं, वही उन्हीं को ब्राह्मण वोट। और देखिए, आप जैसे चलिएगा तो ब्राह्मण वोट भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ न जाए, तो उसके लिए वहां पर लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह बने अवकाश प्राप्त हुआ। हाँ नहीं, तरारी और रामगढ़ दोनों जगह वो कंटिन्यूटी बने हुए हैं। तो ऐसे में आप हल्के में मत रखिए उनको। तो देखना होगा क्या होगा रामगढ़ में। देखिए, अब हम अगली विधानसभा सीट की चर्चा कर लेते हैं। अब हम चर्चा करेंगे तरारी की। पहला प्रश्न यही है कि आखिर तरारी का जातीय समीकरण क्या कुछ बयां कर रहा है? देखिए, तरारी में आपको निश्चित रूप से भूमिहार समाज का वोट है, वो ठीक है, वहां पर मैक्सिमम वोट है। मैक्सिमम वोट है जी। उसके बाद आप देखिएगा ब्राह्मण डिसाइडिंग रोल में, हाँ डिसाइडिंग रोल में है। और वो फिर जो पचमनिया जो बोलता है, जो नीतीश कुमार का जो पिछड़ा अति पिछड़ा जात का वोट, वो भी वहां पर है। राजपूत भी कुछ है, ब्राह्मण भी कुछ है। इस लिहाज से वहां पर अगर यदि भूमिहार एकजुट होकर के एकजुट हो जाए, उनके साथ में जो एनडीए का जो वोट है, कोर वोटर साथ में आ जाए, तो फिर जो है सो भारतीय जनता पार्टी के जो विशाल प्रशांत है, उनको फिर मात देना टफ हो जाएगा। लेकिन सवाल ये भी है कि आंकड़ा क्या बता रहा है, इतिहास में क्या कुछ हुआ है? देखिए, हम वही अब आंकड़ा पर हम आपको बता देते हैं, लेकिन वह जो आंकड़ा हम बता रहे हैं 2010 लेकिन 2010 से पहले चलिएगा तो वह नरेंद्र पांडे और सुनील पांडे का ही वह कर्मभूमि, वह क्षेत्र रहा है। तो हम जो इनके पुत्र हैं, उनके हम 10 से ही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ था साल 2010 में। देखिए, साल 2010 में नरेंद्र पांडे वहां से उर्फ सुनील पांडे जेडीयू के टिकट से लड़े थे, ठीक है, नीतीश कुमार की पार्टी से, और वह विजयी रहे थे, वो वहां से रहे थे, ठीक है। तो वो उनको 48,413 मत मिला था। जो दूसरे स्थान पर थे आरजेडी के अदीब रिजवी, अच्छा, वो उनको 34,93 मत उनको मिला था। वो दूसरे पैदान पर रहे थे। तो आप देखिए 48,000
और कहाँ 34,000। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये डिफरेंस भी आपको बताता है कि सुनील पांडे का उस समय 2010 में क्या मार्जिन था। बिल्कुल और जी। उसके बाद कामता प्रसाद सिंह माले के थे जिनको 30,000 ऐसे करके वोट मिला था। ठीक है, अब साल 2015 में क्या हुआ? अब साल 2015 में सुदामा प्रसाद माले झंडा लहरा गया 2015 में और 2020 में भी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि लगातार माले को भी अब माले को या इंडिया ब्लॉक को, महागठबंधन को अपना किला ये बचाना है। लेकिन यह जो आप जो ग्राउंड जीरो से आई हैं, आपके पास भी एकदम एक्चुअल फीड है कि क्या वहां होने जा रहा है। जो बिल्कुल जी। सुनील पांडे ने जो अपने कालखंड में जो काम किया, यानी कि आप कह रहे हैं कि काम बोल रहा है, जनता खुद ही बयान कर रही है। निश्चित रूप से सुनील पांडे का काम बोल रहा है, तभी तो जनता जो है सो इस बार टकटकी लगाए हुए और कह रही है कि जो उन्होंने विकास किया है इस क्षेत्र का, उसके बाद से 2015 से 2020 के बीच में कहीं कुछ नहीं हुआ है। कहीं कुछ नहीं हुआ है, यानी कि आप कह रहे हैं कि जनता जो है तरारी की वो बम की हुई है, भयंकर गुस्से में है। लेकिन उससे पहले रवि जी, हमें ये जान लेना बेहद जरूरी होगा कि आखिर इस बार पहलवान कौन कौन है मैदान में। देखिए, इस बार जो पहलवान है भारतीय जनता पार्टी से, इस बार विशाल प्रशांत हैं, पढ़े लिखे हैं, सुलझे हुए हैं और उनका सुनील पांडे के बेटे तो हैं, लेकिन उनका विजन बोल रहा है, उनका विजन बोल रहा है, उनका काम उनका करने कह दिया है कि मैनिफेस्टो जारी करेंगे। बिल्कुल वो जो है सो हमको जहां तक लग रहा है कि जो उनसे बातचीत जो हुई, जो आप वहां पर जो कलेक्ट किया आपने, हर प्रखंड का अलग अलग वो बिल्कुल करने वाले हैं कि इसका जो है सो अपना पर्सनल मोबाइल नंबर बांट दिया है और साफ साफ कह दिया है कि मेरी पब्लिक मेरी पर्सनल है। वो वीडियो भी हम दिखाएंगे लाइव सिटीज पर। यानी कि बड़ी बात, बड़ा दावा कर रहे हैं सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत। एक तो ये उम्मीदवार हुए, दूसरा उम्मीदवार कौन है? भाकपा माले से जो है सो राजू यादव वह भी जो है सो माले का गढ़ है भाई। माले का गढ़ है और पहले से उनको चुनाव लड़ने का अनुभव है। वो जानते हैं, वह भी एक मजबूत उम्मीदवार है, इसमें मजबूत पहलवान है। ठीक है, तीसरा पहलवान कौन? किरण सिंह है, एक जनसुराज की किरण सिंह। बिल्कुल जी, दमदार है कि नहीं? हाँ, दमदार हैं। और देखिए, वहां से पहले अवकाश प्राप्त लेफ्टिनेंट जनरल को वहां से एसके सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण, टेक्निकल इशू के कारण, तकनीकी कारणों से किरण सिंह को उम्मीदवार बना दिया गया। तो और वो कह रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल की अपनी बिटिया के लिए हम यहाँ पर फील्डिंग बॉलिंग करेंगे, उसके लिए हम अपना पूरा 100% एफर्ट लगाएंगे। तो यह एक बड़ी बात है और देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर तरारी में भी कहीं ना कहीं आपको जनसुराज कहां तक पेनिट्रेट करता है, कहां तक वो आपको समय आएगा तब पता चलेगा कि ऐसे तो रिजल्ट 23 नवंबर को है, 23 नवंबर को ही पता चलेगा, लेकिन जो दिखाई पड़ रही है, जानकारी मिल रही है, वो दिखाई पड़ रही है, जानकारी जो मिल रही है। लेकिन मेरा सीधा सवाल और अंतिम सवाल आपसे यही होगा, क्या लगता है आपको तरारी का ताज किसके सिर सजेगा? क्या लग रहा है, कौन किसको पटकनी दे रहा है? देखिए, तरारी में हम तो शुरू में ही बताया कि दोनों ही आप चलिए, रामगढ़ और वहां, रामगढ़ में भी महागठबंधन को अपना किला बचाने के लिए कवायद करना है। बिल्कुल। यहाँ पर भी भाकपा माले को अपना जो है सो 10 साल से कंटिन्यू वो किला बचाना है। सेंधमारी के लिए इधर से भी लोग आ रहे हैं, उधर से भी लोग आ रहे हैं। जी, तो दोनों के लिए कठिन चुनौती है। वहां पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी वहां पर क्या कर सकती है। बिल्कुल, रामगढ़ में यह कहने वाली बात है कि वहां पर कितना पेनिट्रेट करेगी, क्या करेगी, क्या नहीं, लेकिन अब तक जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो अशोक सिंह का दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है। जी, लेकिन आप अगर यदि तरारी की बात करिएगा तो तरारी में नरेंद्र पांडे और सुनील पांडे का ट्रैक रिकॉर्ड है, उसी पर जनता को भरोसा है। तो यह आप स्पष्ट जनता, यानी कि अग्नि परीक्षा है, तो देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होगा। देखना ये भी होगा कि आखिर कौन किसको पटखनी देगा और कौन किस पर भारी पड़ेगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।